जो चाइना का विजिट है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ट्रम्प को कि वो किसी तरीके से यहाँ पे ऐलान कर दे। फॉर एग्जांपल कल को जाके वो बोल दे कि जी मेरा तोहफा है चाइनीज प्रीमियर के लिए कि मैं नेवल ब्लॉकेड हटा रहा हूँ, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं अब ब्लॉकेड हटा रहा हूँ। कहा ये जा रहा है कि अगर वहाँ पे एआई से रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब चीन के सदर उस मौके पर क्या रवैया अख्तियार करते हैं? प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिसीव करने के लिए ना चाइनीज प्रीमियर वहां पे आए ना प्राइम मिनिस्टर वहां पे आए। अमेरिका जरूर चाहता है कि किसी तरीके से ब्लॉकेड खुल जाए, नेवल ब्लॉकेड वो अपना हटा ले, लेकिन जाहिर है अवाम को दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। कल सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो 12 फ्लाइटें आई हैं और F-16 तैयारे वहां पे मौजूद हैं। मजीद ये एक और तरह की भी आ रही है कि जी न्यूक्लियर सबमरीन्स मूव की जा रही हैं ईरान के गिर्द। न्यूक्लियर मटेरियल किसी एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प जितना बोल दे कि वो डस्ट जो है वो जमीन के अंदर गर्क हो चुकी है, ऐसा नहीं है। जो भी आ जाए, जितना भी वो कोशिश कर लें, इट इज इम्पॉसिबल। एक इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर आप हूती से 2023 से लेकर 2025 तक अगर हूती कंट्रोल करके बैठे हुए थे रेड सी को और इतना नुकसान पहुंचाया कि इलियाद पोर्ट बैंकरप्ट हो गया इसराइल का, अभी जो अग्रीमेंट की ख्वाहिश भी है और साथ साथ हमला भी करना है, इसकी मंतक ये है कि अग्रीमेंट के अंदर उनको वो चीजें चाहिए जिससे वो दिखा सकें कि उनको जीत मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज़ की एक और एपिसोड। मैं हूं उमर बशीर। नाज़रीन, अमेरिका आया तो ईरान से यूरेनियम छीनने था, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने आया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका वहां पर पहुंचकर फंस चुका हुआ है। फंसा कैसे कि अमेरिका का जो एक आलमी ताकत का एक तस्वुर था वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। फिर उसका जो टेरिटोरियल कंट्रोल था मिडल ईस्ट के ऊपर वो कमज़ोर हो गया है, बल्कि ना होने के बराबर हो चुका हुआ है। और जो एक इकोनॉमिक चौक पॉइंट था उसके ऊपर ईरान का अब कब्जा हो चुका हुआ है। तो मिडल ईस्ट के जो इकोनॉमिक डायनामिक्स और सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज अमरीकी सदर चीन में मौजूद हैं, दौरा चीन पर हैं। कहा यह जा रहा है कि जहाँ वो एआई से रेलिवेंट और इकोनॉमिक एग्रीमेंट करेंगे, वहीं पे ईरान के हवाले से भी बातचीत होगी। तो उस बातचीत में से क्या निकलेगा और ईरान की क़यादत अगर दोबारा अमेरिका हमला करता है तो किस तरह रिटेलिएट करेगी? मेरे साथ तेहरान से मौजूद हैं जॉन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जॉन भाई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जॉन, इस वक्त ईरान की लीडरशिप इस सारे विजिट को लेके क्या सोच रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त चीन में मौजूद हैं? कहा यह जा रहा है कि उनके अपने एआई से रेलिवेंट कोई मुआहदे हैं वो होने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील्स होंगी, इनके ऊपर गुफ्तगू हो रही। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ईरान की लीडरशिप इस वक्त क्या सोच रही है? देखिए, चाइना का विजिट ट्रम्प का इम्पोर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट की यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और दूसरी चीजें हैं, उनको डिस्कस करेगा ट्रम्प वहां जाके। लेकिन बात सारी ये है कि चाइना के होने या ना होने से इस जंग की खत्म होने पे आई थिंक इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ अच्छा। इम्पैक्ट उस हद तक है कि एक फेस सेविंग और मिल जाएगी ट्रम्प को, एक रास्ता मिल जाएगा कि फेस सेविंग वहां से नहीं मिल रही तो फेस सेविंग यहां से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया ने ट्रम्प से रिक्वेस्ट की कि जी आप हमला नहीं कीजिएगा ईरान के ऊपर, लेकिन ट्रम्प ने हमला कर दिया, अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। तो बात सारी ये है कि वो मुल्क जो किसी की नहीं सुनता, कभी भी नहीं सुनी, ना अफगानिस्तान में सुनी, ना इराक में सुनी, ना वियतनाम में सुनी, वो मुल्क अब ईरान के चक्कर में क्यों सुनेगा किसी की? और उनको जो करना है वो करेंगे। और अब उनको क्या करना है? अब उनको करनी है किसी तरीके से अपनी फेस सेविंग। अब उनको निकलना है इस जंग से। उनको रियलाइज हो गया है, रिकग्नाइज हो गया है कि ये जंग हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इस वक्त जो चाइना का विजिट है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ट्रम्प को कि वो किसी तरीके से यहाँ पे ऐलान कर दे। फॉर एग्जांपल कल को जाके वो बोल दे कि जी मेरा तोहफा है चाइनीज प्रीमियर के लिए कि मैं नेवल ब्लॉकेड हटा रहा हूं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं अब ब्लॉकेड हटा रहा हूं। तो ये हो सकता है कि ट्रम्प को बहाना जरूर मिल जाए चाइना में होते हुए कि वो किसी तरीके से अपनी फेस सेविंग ले ले जो उसको पहले ना मिल सकी। और इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि साथ साथ मिलिट्री मूवमेंट्स और डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। ईरान के आसपास तमाम ममालिक में 60,000 के करीब सोल्जर्स इस वक्त मौजूद हैं। 160 फ्लाइटें मिड अप्रैल से जॉन लेकर भाई, अभी मई मैंने तक। इसके ऊपर आपका वो व्लॉग भी सुना और इसके ऊपर मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है। इस पर आगे चल के थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बट उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप ईरान में हैं, ईरान की क़यादत से भी राब्ते में, पब्लिक पल्स भी आपको बड़े अच्छे से पता है, और दूसरा ये कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त जब सदर चीन में है तो कहा यह जा रहा है कि अगर वहाँ पे एआई से रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या वहाँ पे एलॉन मस्क समेत बहुत सारी बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त उनके साथ उस दौरे पर मौजूद हैं। अब चीन के सदर उस मौके पर क्या रवैया अख्तियार करते हैं? डज इट मैटर अलॉट? क्योंकि चीन का वहाँ से ऑयल आता है, चीन की सप्लाईज हैं जो चीन एक्सपोर्ट करता है, उनमें भी मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हैं।
तो अमेरिका तवक्को करेगा कि वो क्लियरली भी बात ना करे चीन के साथ ईरान के हवाले से, लेकिन कुछ मुस्बत रवैये लेकर वापस जरूर लौटे, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो अमेरिका को फेस सेविंग के तहत, जैसे आपने बात की, कुछ ना कुछ दिखाने की जरूरत तो है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, चाइना को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है इस पूरे मरहले में या इस पूरे सिलसिले में जितना ज्यादा अमेरिका को नुकसान है। हमें ये बात देखनी चाहिए कि चाइना जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है लैंड रूट के थ्रू, वो ज्यादातर अपनी नीड्स एशियन कंट्रीज की तरफ पूरी कर लेता है। अफ्रीका का जो रूट है वो हॉर्मुज से इफेक्टेड नहीं है, और यूरोप का जो रास्ता है वो बाब अल मंदब के थ्रू जाता है। लेकिन साथ ही साथ हमें नजर आ रहा है कि चाइना ने कहीं ना कहीं अभी इस वक्त, अभी ताजा खबर ये है कि चाइना की जो वेसल्स हैं वो पार कर रही हैं हॉर्मुज से। अभी हमें खबर आई है कि अच्छा। चाइना की वेसल्स पार कर रही हैं इस वक्त, जब वो दौरे पे गए हुए हैं। ठीक पावर है। डायनामिक्स में और लेवरेज में ये चीज देखी जाती है कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स किस तरीके के हैं। अगर आप ट्रम्प का दौरा देखें तो ट्रम्प जब आए हैं वहां पे, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिसीव करने के लिए ना चाइनीज प्रीमियर वहां पे आए, ना प्राइम मिनिस्टर वहां पे आए, और वाइस उनका जो प्रेसिडेंट रिसेप्शन है ऑफ वो, चाइना जो थे वो गए उनको रिसीव करने के लिए। सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यस, वो रिसीव करने गए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना गए लेकिन प्रेसिडेंट नहीं गए। और जाहिर है ट्रम्प का स्टेचर इस तरीके का है कि प्रेसिडेंट को जाना चाहिए उसूली तौर पे, अगर देखा जाए तो एक प्रेसिडेंट को रिसीव करने प्रेसिडेंट को जाना चाहिए, स्पेशली अगर वो सुपर पावर का हो तो। चाइना और यूएस की इस पूरी टेंशन के अंदर चाइना की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और चाइना रेजिस्टेंस और पेशेंस बहुत ज्यादा रखता है ग्लोबल इकोनॉमिक्स कोलैप्स के शक्ल में। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो जो ग्लोबल क्राइसिस इफेक्ट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी आवाम को, वो बहुत ज्यादा है। और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ मुआहदे हुए हैं अमेरिका के, उनकी जो क्रेडिबिलिटी और उनकी जो वहां पे रिलायबिलिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं उनके टैंकर्स पास नहीं हो पा रहे हॉर्मोज के थ्रू। तो ये चैलेंज बड़ा अमेरिका के लिए है, ना कि चाइना के लिए है, कि एग्जैक्टली किसको जरूरत है ये हॉर्मोज का ब्लॉकेट खुलवाने की। अमेरिका जरूर चाहता है कि किसी तरीके से ब्लॉकेट खुल जाए, नेवल ब्लॉकेट वो अपना हटा ले, लेकिन जाहिर है अवाम को दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और अवाम को दिखाने के लिए उनके पास आगे भी कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमें नजर आता है कि खतरे की घंटियां भी बज रही हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो प्रेशर है ये रिकग्नाइज्ड है, रियलाइज्ड है अमेरिका की तरफ से, और किसी तरीके से उम्मीद है कि ये जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स अमेरिका मीट करवाने की कोशिश कर रहा है वो किसी तरीके से ट्रम्प चाहेंगे कि चाइना के थ्रू किसी तरीके से पूरी करवा सकें। और ईरान भी यही चाहेगा कि किसी तरीके से चाइना अमेरिका को प्रेशर करके, अमेरिका को कन्विंस करके किसी तरीके से एग्री करवाए कि वो अपना ब्लॉकेट हटवा दें। तो इस चीज में सिर्फ चाइना का या ईरान का रद्दअमल नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी बहुत सारी हकीकतें हैं, अपनी बहुत सारी लॉबीज हैं, अपने बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि पूरा रोल प्ले करते हैं कि जंग आगे किस तरफ जाएगी। अच्छा सर, अगर अगर ये चाइना में मौजूद है इस वक्त, तो मुमकिन तौर पर अगर रिजल्ट नहीं निकलते हैं चीन के साथ, अगर मामलात कुछ तय पाते हैं इसके ऊपर, और ईरान के हवाले से कोई तय नहीं होता, क्योंकि वो गए तो डेफिनेटली ताइवान के हवाले से भी चीन बात करेगा अमेरिका से, और जो वहाँ पे स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर इंडोनेशियन या वो दूसरी फिलीपींस की आर्मी के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि दिस इज अ थ्रेट ऑन द चाइनीज डोर। बट ऑन द अदर साइड ये वापस जाएंगे, कोई बात नहीं हुई, तो उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह पहले 2 दफ़ा हुआ कि अमेरिका ने ड्यूरिंग द डायलॉग ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जाते ही अटैक की एक कॉल दे दी जाए कि जी हमला कर दें? क्योंकि पिछले दिनों जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एक टेलीविज़न सीबीएस को इंटरव्यू दे रहे थे 60 मिनट में, तो उन्होंने भी ये बात कही कि जी हमने काफ़ी डैमेज वी हैव डन दिस, और अब वहाँ पर जो यूरेनियम है उसको किसी तरीके से हमने निकालना है। तो अगर वो मुमकिन तौर पर प्लान होगा डेफिनेटली, तो वो उसको फिर निकालने के लिए भी कोई एक्शन हो सकता है। आप इस हवाले से किस तरह देखते हैं सूरत हाल को वहाँ पे? देखिए, चाइना ने जो 4 रेड लाइन्स पोस्ट की हैं, जो एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी है यूएस में, उसने अपनी 4 रेड लाइन्स पोस्ट की हैं कि 4 रेड लाइन्स हैं, उसके अंदर ताइवान भी शामिल है, उनके अंदर ह्यूमन राइट्स भी शामिल है, उसके अंदर चाइना की सॉवरेंटी भी शामिल है। जी। ईरान का जो मरहला है वो अगर हल ना भी हो तो आगे जाके यही एक्सपेक्टेड है, और ईरान में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हफ्ते के एंड तक कोई ना कोई हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से, और तैयारी उसके ऊपर मुकम्मल ईरानी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कर लेंगे हमला अगर करते हैं तो एग्जैक्टली क्या अचीव करेंगे? पहले जो उन्होंने हमला किया और उस हमले में उन्होंने जो दावे किए थे कि हमने मिसाइलें खत्म कर दी हैं, मिसाइलों की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की अभी भी रिपोर्ट आई है कि 70% से ज्यादा स्टॉक पाइल इस वक्त ईरान के पास है, जबकि अमेरिका के अपने जो इंटरसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल खत्म होने पे आने वाले हैं। मतलब उनकी जो 50% यूटिलाइजेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। पीआरएसएम मिसाइल्स और थैड इंटरसेप्टर्स और जो पेट्रियट सिस्टम्स हैं अच्छा। वो तो ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर जो है उनकी कैपेसिटी फुलफिल हो चुकी है। तो सवाल ये है कि अमेरिका अगर हमला करता है तो एग्जैक्टली उसको क्या मिलेगा? स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो करने के लिए आ गए थे, और बेसिस के हवाले से भी हमें पता चल रहा है कि 33 में से 30 बेसिस इस वक्त भी ईरान के पास ऑपरेशनल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दोबारा आ चुकी है, ठीक है। जबकि हम कब से ये बातें करते हुए आ रहे हैं।
तो इसके अंदर अगर दूसरा हमला होता भी है, जो कि मंतकी नहीं होगा, जिसके अंदर मंतक नहीं है, लेकिन मंतक के हिसाब से इस वक्त फैसले नहीं कर रहा अमेरिका, क्योंकि मंतक के हिसाब से तो उनको पहली दफा ही हमला नहीं करना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, जंग के थ्रू वो कुछ भी नहीं ले सके शुरू में, और एक प्रोजेक्ट फ्रीडम के थ्रू कुछ नहीं ले सके, तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक ऑपरेशन स्लेज हैमर लॉन्च होगा, एक नए नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च होगा, क्योंकि अच्छा, जाहिर है कांग्रेसनल क्या मामला नाम है, है वहां जी पे उसका? अप्रूवल ऑपरेशन जॉन में दोबारा बताइए। ऑपरेशन स्लेज हैमर, स्लेज ऑपरेशन हैमर, स्लेज ओके, हैमर, ठीक है, स्लेज हैमर। तो प्लीज कंटिन्यू। ऑपरेशनल स्लेज हैमर लॉन्च करने की बात हो रही है, और उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि मूवमेंट बहुत बड़ी तादाद में हो चुकी है। कल सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो 12 फ्लाइटें आई हैं, और F-16 तैयारे वहां पे मौजूद हैं। मजीद कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर ऑलरेडी ट्रूप्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोगों ने देख ली थी, और जॉर्डन के अंदर एक बड़े पैमाने पे जो है वो सिस्टम्स मूव हुए हैं। $26 बिलियन से ज्यादा की डील्स जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन मेजर्स पे मार्को रूबियो की तरफ से अप्रूव हुई हैं मिडिल ईस्टर्न ममालिक की तरफ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लैंड इंकर्जन भी या जमीनी हमला भी वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि उनको क्या मिलेगा जब यहाँ पे 3 करोड़ ईरानी अवाम तैयार बैठी हुई है लड़ने के लिए, और जब अभी कुछ नहीं कर पाए इतने सारे हमलों में, तो अब दोबारा क्या कर लेंगे? ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर वो दोबारा हमला करते हैं तो, और उसके अंदर उनकी आवाम का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, वो आवाम का प्रेशर बॉयल आउट हो सकता है और एक रिजीम चेंज की सूरत पैदा हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ईरान के अंदर तो वैसे ही सफरिंग कैपेबिलिटी, रेजिस्टेंस की और पेशेंस की बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी वो सैंक्शन सहते हुए आ रहे हैं, ऑलरेडी इकोनॉमिक हालात उनके बुरे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये चीज जो है वो नई है, और यूनाइटेड स्टेट्स को इस चीज के लिए मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो खबरें एक और तरह की भी आ रही हैं कि जी कोई न्यूक्लियर सबमरीन्स मूव की जा रही हैं ईरान के गिर्द, और फिर जो अभी आप बता रहे थे फ्लाइट का डाटा दे रहे थे कि मोर देन अराउंड 50 C-17 त्यारे जो है 50 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं और अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हासिल क्या होगा? देखिए, वहाँ से एग्जिट स्ट्रेटजी अमेरिका को चाहिए अब उस जंग से निकलने के लिए। तो एक फाइनल ऑपरेशन जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी स्लेज हैमर होगा, उसमें वो ये बता देंगे कि जी हमने यूरेनियम को कॉन्फिस्केट कर लिया ईरान के अंदर जाकर, और अब हम वो उठा के ले गए हुए हैं, तो लिहाजा अब हमें ईरान से कोई ख़तरा नहीं है। वो ये कहकर वहाँ से एग्जिट स्ट्रेटजी ले लेंगे, क्योंकि जो चीज़ अब नज़र आ रही कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कंट्रोल लेना ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फोर्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अमेरिका राइट नाउ, क्योंकि सिचुएशन इस तरह ईरान के कंट्रोल में आ चुकी है। तो द ओनली थिंग इज़ कि वो वहाँ से निकले और वहाँ पे एग्जिट स्ट्रेटजी दे दे कि जी हम यूरेनियम ले आए हैं। देखिए, यूरेनियम तो वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं ले जाने की, वो डिनाई करें, बहरहाल वो अलग बात है। मेरा आपसे एक सवाल है, वो पायलट किधर हैं जो ट्रंप ने रेस्क्यू किए थे और दावा किया था कि इतने हमने पायलट रेस्क्यू किए हैं? चलें उसको कह लेते हैं कि पायलट रिकवरी में है, जो भी है। लेकिन पायलट की लोकेशन दैदश में थी और ऑपरेशन इस्फहान में चल रहा था, जबकि सबको पता है कि इस्फहान के अंदर इतने सारे C-17 लाना, इतने सारे तैयारे लाना, एक पायलट को बचाने के लिए सेंस बनता है कि इतने सारे तैयारे आएंगे। और वहां पे जो कार्ड्स पाए गए, वहां पे जो एविडेंस पाया गया, वो पहले भी मैं बता चुका हूं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के जो थे वो कार्ड्स वहां पे पाए गए हैं, बहुत सारी चीजें पाई गई हैं जो इशारा देती हैं इस बात की कि पहले जो पायलट के चक्कर में जो उन्होंने एक पायलट की डायवर्जन क्रिएट करके जो हमला किया था ईरान के अंदर जमीनी, वो हमला था इस्फहान की न्यूक्लियर साइट से किसी तरीके से मटीरियल को निकालने का। अच्छा, अब दोबारा से अगर वो कहते हैं कि हम हमला करेंगे न्यूक्लियर को निकालने के लिए, देखिए न्यूक्लियर मटेरियल फैल चुका है इस वक्त, मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं, न्यूक्लियर मटेरियल किसी एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ। डोनाल्ड अच्छा, ट्रंप जितना बोल दे कि वो डस्ट जो है वो जमीन के अंदर गर्क हो चुकी है, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर न्यूक्लियर मटेरियल जो 406 किलोग्राम का जो मटेरियल है वो डिस्पर्स हो चुका है डिफरेंट साइट्स के अंदर, और वो ठीक साइट्स है। पता लगाना इतना आसान काम नहीं है अमेरिका के लिए। अगर करते हैं वो ग्राउंड इनकर्जन, अगर वो आते हैं न्यूक्लियर मटेरियल निकालने के लिए, और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं बल्कि एक बड़ा हमला, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि जो सबमरीन आई है, ओहायो क्लास सबमरीन गिलबर्तर के अंदर आ चुकी है, 10 मई को वो पहुंच चुकी है यहाँ पे, और HMS ड्रैगन इस वक्त यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है वो भेज रहा है, HMS ड्रैगन भेज रहा है मरीन मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी कार्गो शिपमेंट्स को। तो किसी तरीके से कोलैबोरेशन भी नजर आ सकती है, हो सकता है कि दूसरे भी कोलैबोरेट कर लें फ्रांस इस भी दफा, शामिल है उसमें, लेकिन चार्ल्स डिगाल उन्होंने अपना शिप भी वहां से मूव किया है, तो ये कोलैबोरेशन तो बिल्कुल चल रही है। फ्रांस का पहुंचा नहीं है, लेकिन यस फ्रांस भी इन्वॉल्व होने की कर रहा है और कोलैबोरेशन है बिल्कुल इसके अंदर। लेकिन बात सारी यही है एट द एंड ऑफ द डे कि जो भी आ जाए, जितना भी वो कोशिश कर लें, इट इज इम्पॉसिबल। एक इम्पॉसिबल सी बात है कि अगर आप हूती से 2023 से लेकर 2025 तक अगर हूती कंट्रोल करके बैठे हुए थे रेड सी को, और इतना नुकसान पहुंचाया कि इलियाद पोर्ट बैंकरप्ट हो गया इसराइल का,
और 170 से ज्यादा वेसल्स के ऊपर अटैक किया और एट द एंड ऑफ द डे उनको एक अग्रीमेंट करना पड़ा। तो बात सारी ये है कि अभी जो अग्रीमेंट की ख्वाहिश भी है और साथ साथ हमला भी करना है, इसकी मंतक ये है कि अग्रीमेंट के अंदर उनको वो चीजें चाहिए जिससे वो दिखा सकें कि उनको जीत मिल गई है। जबकि जमीनी एंगल से अगर देखा जाए और जंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको जंग नहीं मिली है और ईरान कह रहा है कि आप वो चीजें जो नहीं जीत सके जंग के दौरान, वो चीजें आप निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं जीत सके। ईरान की डिमांड बड़ी सिंपल है। ईरान की डिमांड ये है कि पहले हॉर्मोज का मामला सही करते हैं, ब्लॉकेट का मामला सही करते हैं, जो एसेट्स आपने रोके में हमारे, जो पैसा हमारा ब्लॉक किया वो तो हमारा हक है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज तो हम मांग रहे हैं, पहले ये चीजें हम रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर और दूसरे इश्यूज के ऊपर आ जाएंगे। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स इस जिद पे है कि किसी तरीके से जीत दिखाने के लिए, कंप्लीट जीत दिखाने के लिए किसी तरीके से उनको ग्राउंड मिल जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसके पास ऑप्शंस अब बहुत कम बचे हुए। अब वैसे आप क्या फोरकास्ट करते हैं जॉन भाई? आप अपनी जाती तौर पर, आपने इतनी रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, अवाम की पल्स देखी है, पॉलिटिशियंस वहाँ के जो हैं उनसे बातचीत होती है आपकी, और फिर आप अमेरिका की मूवमेंट्स भी देख रहे हैं। अब आप क्या कहते हैं कि इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं? ये जिस तरह अमेरिकन एक नैरेटिव के तहत हर रोज़ सुबह उठ के एक झूठ बोल देते हैं और वो ये कहते हैं कि जी डील होने वाली है। मुझे जहाँ तक समझ आई है उसका पर्पस यही है कि ये जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जिस तरह बंद किया है, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम करने के लिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 झूठ बोल दिया करें। मार्केट थोड़ी सी उठेगी, शाम तक क्लोज हो जाएगी, अगले दिन फिर हम देखेंगे क्या कर रहा है। अच्छा, उस चीज़ देखिए, का इफेक्ट जो है वो अब कम होता जा रहा है। पहले शुरू में कुछ हुआ कि वो झूठ बोलते थे, मार्केट स्टेबल हो जाती थी, लेकिन अब दुनिया को समझ आ गई कि इसके आउटकम्स नहीं निकलने। ईरान कितना अरसा इस चीज़ को सस्टेन कर सकता है आपकी नज़र में? आगे क्या होगा? देखिए, मैंने तो पहले से कह दिया था कि मुझे जंग चलती हुई जा रही है नवंबर तक, मेरी एक्सपेक्टेशन अच्छा। यही थी। अब अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है कम टाइम में ये रिजॉल्व हो जाए, अगर मंतकी हिसाब से फैसले हों। अगर मंतकी हिसाब से फैसले नहीं होते तो जरूर अमेरिका एक बड़ा हमला करेगा, अगर जैसे पिछले तौर पे उसने किया था। इसकी वजह यह है कि देखें, यहां पे जो सिचुएशन में फंस गया अमेरिका, उसको इतनी आसानी से ईरानियंस फेस सेविंग नहीं लेने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को भी और अमेरिकन को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस फेस सेविंग के अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में ईरान अपने आप को ले आए। और रोजाना की बुनियाद पे जी अभी 24 घंटे में जो है वो डील होने वाली है, अभी 48 घंटे में। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि डील हो चुकी है, बस साइन करने की देर है, दोनों फरीकैन आएंगे, बैठेंगे, साइन करेंगे। मैं पहले से कहता आ रहा था, अब्बास अराक्ची साहब भी जब दोबारा पाकिस्तान जा रहे थे तो मैंने कहा था कि भाई वो अमेरिकन से नहीं मिलेंगे, ईरान की पोजीशन इस वक्त बड़ी कंसिस्टेंट रही हुई है और ऐसे ही चल रही है। तो इस वक्त मामला सारा ये है कि जो आगे पेशेंस का या आगे खींचने का मरहला है, ईरान इस चीज को बहुत ज्यादा आगे तक खींच सकता है। 6 महीने तो कम से कम और ईरान इस चीज को खींच सकता है। अपनी जो अच्छा। एनालिसिस है मैं उससे बता रहा हूं, क्योंकि रास्ते तुर्की के भी थ्रू खुले हुए हैं, कैस्पियन 3 के थ्रू भी खुले हुए हैं, पाकिस्तान के थ्रू भी खुले हुए हैं, अजरबैजान के थ्रू भी खुले हुए हैं, ट्रेडिंग के। नहीं, जरूर वो जो इकोनॉमिक इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन अमेरिकन इतना ज्यादा मीडिया इम्पैक्ट नहीं। या वेस्टर्न मीडिया कह रहा था कि जी सस्टेन कर सकते हैं 100 डेज के लिए या 120 डेज के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि 6 मंथ के लिए, तो फिर तो ये तो ईरान तो कभी भी इस चीज पे एग्री नहीं होगा कि हमारी शराइत के बगैर एग्रीमेंट हो जाए। मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं, बाय द वे। ईरान इस जंग की तैयारी 40 साल से कर रहा है। आप सोचें कि एक मुल्क अगर पूरी उसके होने का, उसके वजूद का बुनियाद ही ये हो कि उसको अमेरिका से लड़ाई करनी है और इजराइल से लड़ाई करनी है, डेफिनेटली। और 40 साल से अगर वो तैयारी कर रहा हो, तो क्या होगा आगे जाके। अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 70% है मिसाइल्स, नहीं उससे भी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो अपना जो स्टॉक पाइल रखा हुआ था, जो एक्सेसिबल नहीं था, जिसको काउंट नहीं किया जाता एक्टिव ऑपरेशनल कॉम्बैट में, उस स्टॉक पाइल को भी अब दोबारा निकाल लिया है और उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। जो आगे खींचने की सलाहियत है वो 6 महीने से भी ज्यादा है ईरान के पास। और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की जितने भी दावे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, चेंज करने के लिए, टाको ट्यूसडे हो, गुड फ्राइडे हो, जो भी चीजें हो, आपको नजर आ जाएगा कि यहां पे अब मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्पेस बहुत कम है कि वो इस चीज को लंबा खींच सके। तो मैं अपनी एस्टिमेशन को रिवाइज करता हूं, हो सकता है नवंबर से पहले ये चीज हो जाए, अगर मंतकी एतबार से चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, और अगर वो जो पीछे लोग बैठे हुए उनकी बात नहीं सुनते। अगर मंतकी एतबार से नहीं चलते और पीछे जो लोग बैठे हुए वो गालिब आ जाते हैं, तो इसके अंदर एक बड़ी जंग हमें नजर आएगी। और उस बड़ी जंग का इख्तिताम भी इसी तरीके से होगा कि जो कल यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर पाया, जो सरेंडर कल नहीं किया उसने, आज उस सरेंडर
करना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मोज की रियलिटी परमानेंटली चेंज हो चुकी है। ईरान जो है वो अपने राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स के पास भागने की कोई सिचुएशन नहीं है, सिवाय इसके कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर ईरान जो ऑफर कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि जी हम 3.67% के ऊपर कैप लगा देंगे, आपको एक फेस सेविंग मिल जाएगी, आप बोल देना कि आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, आप यहां से चले जाएं, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल तो इनके हाथ में नहीं आने वाला और हॉर्मोज भी परमानेंटली ईरान से अब नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, ये मतलब ये है कि ये वो दो पॉइंट्स हैं, अगर इसके ऊपर डील अमेरिका करना चाहे तो ईरान मुत्तफिक हो सकता है। ये एक तो आपने यूरेनियम वाला तो बता दिया है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रेगुलेशंस वाला मामला है उसको ईरान कैसे देख रहा है? कि क्या ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर टैक्सेशन ली जाए और उसको अलाउड किया जाए? इस तरह तो और बड़ी सारी जगहें हैं जिनके ऊपर आपको फिर टैक्स लगाना पड़ जाएगा। सुएज कैनाल है या पनामा लेक्स है या दूसरी स्टेट ऑफ मलाक्का है, फिर बाबुल मंदब वाला है एरिया, फिर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो काफी सारी चीजें ही चेंज हो जाएंगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर तो कभी भी इशू था नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा, न्यूक्लियर के ऊपर तो ईरान ओमान में भी तैयार था, जेसीपीओ एग्रीमेंट में भी तैयार था। बात असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही आकर अटकी हुई है मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद अगर ये मामला हल हो जाता है, और लबनान का मामला, बाय द वे, लबनान और दूसरे जो मामला हैं, ईरान कह रहा है कि जंग सिर्फ हमारे ऊपर बंद नहीं हो, जंग सारे तमाम जगहों पे, जो गाजा का फ्रंट है, जो फलस्तीन का फ्रंट है, लबनान का फ्रंट है, यमन का फ्रंट है, इराक का फ्रंट है, तमाम जगह पे फ्रंट हो। लेकिन बात सारी है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे मामला को हल किया जाए। तो लबनान के अंदर फॉर एग्जाम्पल फौरी तौर पर सीज फायर हो, क्योंकि वो एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है। ये दो मामला अगर हल हो जाते तो न्यूक्लियर का मामला जो है वो मुश्किल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो आपने कहा कि जी सुइज कैनाल पहले ही ले रहा है, जो आपका बॉस्फोरस का जो रास्ता गुजरता है तुर्की से, वो पहले ही ले रहे हैं। दूसरी जो जगह हैं, गिलबर्तर हो गया, मलाका हो गया, उनका कंपैरिजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हो सकता। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर ऑफ द लॉ ऑफ द सीज है, ईरान उसका मेंबर नहीं है, ईरान ने उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ। दूसरी रीजन इसके अंदर यह है कि यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सीज के अंदर भी अगर आप देखें आर्टिकल 37 से आगे जाके अगर देखें तो वो हाई सीज पे अप्लाई होती है, और हाई सीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 21 नॉटिकल मील्स का शैलो वाटर्स का एरिया है, जो नेविगेशनल पैसेज को अलाउ करता है यूएनसीएलओएस के जरिए। उसके अंदर भी सेफ पैसेज की गारंटीज के अंदर जो 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री है, और वो ओमान और ईरान अपनी तरफ से जो चोक पॉइंट है उसके अंदर चार्जेस ले सकते हैं। अगर किसी को लेना है तो वेल एंड गुड, क्यों नहीं ले रहे भाई, ले सकते हैं तो लें आप। और दुनिया का कानून इसी तरीके से चला है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में, दूसरे ममालिक क्या कहेंगे? ईरान कहता है कि हमारे लिए ये चीज अब इंपॉर्टेंट नहीं रही, क्योंकि हमारे ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। इंटरनेशनल लॉ के कवानीन भी ईरान ने अपहोल्ड किए। 2019 तक आईएई की सारी रिपोर्ट्स देख लें, नंबर 1 में था कंप्लायंस में ईरान, एनपीटी की मूवमेंट के अंदर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ईरान ने अपनी नजरें नहीं डाली थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये तो बंद ही तब हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया, और जो टैंकर ईरान के नहीं जाने देने की इजाजत हो रही थी, ईरान के पास दवाइयां मंगवाने की इजाजत नहीं थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, ईरान के पास अपने जो पार्ट्स हैं वो मंगवाने की इजाजत नहीं थी। तो ईरान कह रहा है कि अब दुनिया को जो है वो फिक्र नहीं करनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान ईरान ने फेस किया है, और वो नुकसान वही ममालिक देंगे जिन्होंने, जो खलीज फार्स के ममालिक हैं, जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया। और अमेरिका और इजराइल भी इन सारी चीजों को जो है वो पे करेंगे, रेपरेशंस को पे करेंगे, कॉम्पेंसेशन को पे करेंगे। आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ और इराक के साथ मामला अभी हल हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, और पाकिस्तान के टैंकरों को भी जाने की इजाजत दी जा रही है। और पहले भी मेरा सवाल हॉर्मुज के अंदर इसी पे जॉन भाई, इसी पे मेरा एक सवाल है। आपने अभी जो बात की, कल से ये चीज चल रही है, दो चीजें इसको एड्रेस कीजिएगा पैरेलल। एक तो ये खबर थी वेस्टर्न मीडिया ने चलाई, जो कि जी पाकिस्तान के अंदर ईरानियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वहाँ पे उनको सेफ वो किया गया या छुपा लिया गया नूर खान एयरबेस के ऊपर, जो पाकिस्तान ने डिनायल भी दे दिया उसका। और वो शायद गालबन सीबीएस इदारे की खबर थी, जो गलत खबर है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान और इराक का ईरान के साथ पैसेज के लिए, वहाँ से निकलने के लिए जो डील हुआ है, अब अमेरिका तो कभी भी ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि कोई कंट्री डायरेक्ट जाके ईरान के साथ इस तरह की डील करे। वो ये चाहता है कि सबके लिए एक ही तरह की डील होनी चाहिए, कि ये पैसेज सबके लिए सेफ है, कोई भी यहाँ से गुजर सकता है। तो इस जगह पर आकर आप ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस पैक्ट में है, और जब सऊदी अरब के साथ है तो सऊदी अरब तो अमेरिका के साथ खड़ा है, चाहे इसराइल की, यूएई की और सऊदी अरब की आपस में ना बनती हो, लेकिन ग्रुप तो एक ही है। तो उसके बावजूद पाकिस्तान को अगर ये डील मिल रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ईरान इसको किस तरह मतलब समझ से बाला तर है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो चाहता है कि सबके लिए इक्वल पैसेज हो, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका बहुत तेज है, उसने सारे ममालिक के ऊपर जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का मामला है, वो अभी तक हल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई सैंक्शंस हैं हैं। बिल्कुल। तेल की खरीदो फरोख्त ईरान के साथ नहीं हो सकती, जबकि बराबर में आपकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी, गैस की भी और तेल की भी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अब बात सारी ये है कि वो जमाना चला गया है जहां पे अमेरिका को एज अ सुपर पावर एक 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 बदमाश के तौर पे जो वो एग्जिस्ट कर रहा था पूरे रीजन के अंदर, अब वो जमाना चला गया है कि वो अपनी विल को इन्फोर्स करा सके पूरे रीजन के अंदर। ना सिर्फ पाकिस्तान और इराक, बल्कि वो ममालिक जो कि अमेरिका के और ज्यादा करीब है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा एक एक स्टांस रखा हुआ है, लेकिन वो ममालिक जो डायरेक्टली करीब है, नेटो की कंट्रीज देख लें, आप यूरोपियन कंट्रीज देख लें, वो ईरान से फोन कर करके परमिशन मांग रही है कि जी हमारे साथ कोई डील बना लें, हमें पास करने दें, हम आपके साथ अग्री करने के लिए तैयार हैं। तो बात सारी ये है कि अमेरिका की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी हार्म हुई है। अब अगर आ जाते हैं उस खबर के ऊपर जो सीबीएस न्यूज ने दी, मतलब किस तरीके की खबर है कि ईरान से जहाज उड़ के गए और वो पार्क हुए वहां पे, और अमेरिका की जो सैटेलाइट्स थी, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी, वो बिल्कुल खामोश थी, सो रही थी। और नूर खान बेस, जो कि बिल्कुल ही एक ओपन बेस है, उसके ऊपर ईरान के जहाज जो है वो खड़े कर दिए थे। सीज फायर के बाद बिल्कुल जहाज खड़े हुए। जाहिर सी बात है, एक कंटिजेंट अगर आ रहा है ईरान से तो जहाज खड़े रहते हैं, वहां पे टेक्निकल जो है वो चीजें चल रही होती हैं, वेट चल रहा होता है कि अभी दोबारा डेलीगेशन आ जाती हैं, जहाज की मूवमेंट बार बार नहीं होती। उसको वहां पे सीज फायर के दौरान खड़ा रखा हुआ था। सीबीएस ने इसको प्ले आउट इस तरीके से किया कि जी फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने जो है वो धोखा कर दिया है अमेरिका के साथ। और इसके अंदर आपको नजर आता है कि इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बैक एंड पे बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के साथ। इसराइल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नेतन्याहू ने 60 मिनट्स के इंटरव्यू में क्या कहा? यही कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो एक कैंपेन रन कर रहा है और बॉट्स जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट, पाकिस्तान से किसी ऑपरेट हो रहा बेसमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में जो है ये खबर हो रही होती है कि जी मैं टेक्सन हूं और मैं बड़ा यकीन रखता था इसराइल के ऊपर, और इसराइल जो है वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बड़ा इफेक्टिव है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान बहुत समझदार है। पाकिस्तान की क्यादत जो है वो दूसरी है। क्यादतों की तरह नहीं है। ये बहुत तेज है, बहुत जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से बैलेंस करना है चीजों को। और यहाँ पे पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई अगर ट्रंप सोच रहा है कि जी जरा पप्पी झप्पी हो जाए या जरा सलाम हो जाए, आगे से तारीफें कर, तो पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा और अमेरिका को प्लीज करना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को पता है कि नेशनल सिक्योरिटी और अपनी जो पूरी जो अपनी जो 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 साख्त है जो अपनी सिक्योरिटी की, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। ऑल्दो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान किसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। तो ये बात हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो डील हुई है इस वक्त ईरान के साथ, और इराक की जो डील हुई है ईरान के साथ, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके जो मामला फिक्स होंगे और हल होंगे, मैं इसको जाता हुआ, अगर इंशाल्लाह ऐसा ही रहा कि पाकिस्तान ने प्रेशर्स को रेजिस्ट किया, तो गैस पाइपलाइन का मामला और पेट्रोल का मामला बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल हल हो जाएगा। और आगे जाके एक रीजनल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन भी आपको शायद नजर आए पाकिस्तान के साथ ईरान की और दूसरे ममालिक की। तुर्की और कतर ऑलरेडी इसके अंदर आने के लिए तैयार बैठे हुए, हमें ये भी पता है। जाते जाते आखिरी सवाल है जॉन भाई, ये सऊदी अरब और यूएई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड हुई है या ईरान की जानिब से कंट्रोल लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं कि वो इसको बाईपास कर सकें। तो जो अगर यूएई और सऊदी अरब जाके स्टेट ऑफ अदन में जाके इसको खोलते हैं, वहाँ से यूटिलाइज़ करते हैं, तो फिर तो ईरान के लिए मेरा ख्याल है कोई साल डेढ़ की बात है, उसके बाद ये चीज़ यूज़लेस हो जाएगी। वो जो वेपन जिसे ईरान ने बना लिया है, आपको लगता है कि वो वाकई यूज़लेस हो जाएगा? क्योंकि कतर है, बहरीन है, बाकी 2-3 ममालिक भी हैं, शायद वो भी अगर डील कर लेते हैं सऊदी अरब और इनके साथ कि जी हमें भी वहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। उधर से सुएज़ कैनाल है, इधर से अदन है, तो आप जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। देखें, सऊदी अरब की जो आर्टरी है वो है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। जो वेस्ट जी। की तरफ निकलती है वो पाइपलाइन 7 मिलियन बैरल पर डे की उसकी कैपेसिटी है। वो निकलती है रेड सी के अंदर, जहां पे कौन बैठा हुआ है? जहां के कोने में बिल्कुल बैठे हुए हुतीस। इज़राइल। और दुबई की अगर बात करें, यूएई की अगर बात करें, तो यूएई से जो अबू धाबी की जो पाइपलाइन है वो जाती है फुजैरा तक, और फुजैरा से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर ओमान सी के अंदर एग्जिट करती है। अब अगर आप नया नक्शा देखें जिसके अंदर कंट्रोल की बात की हुई है ईरान ने, तो वो नक्शे के अंदर जो फुजैरा का जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है वो भी वो भी शामिल हो उसी चुका में है। शामिल है, तो बिल्कुल ऐसे। यस, तो इतनी ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये कंट्रीज जो है वो भेज पाएंगी। सऊदी अरब का तो समझ में आता है कि कोई ना कोई डील हो जाएगी। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि सऊदी अरब के साथ ईरान की डील हो जाएगी, कतर के साथ भी ईरान की डील हो जाएगी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। लेकिन यूएई, बहरेन और कुवैत, ये 3 ममालिक हैं जिनके साथ मुझे नहीं लगता कि डील हो पाएगी और इनको सफर करना पड़ेगा या इनको बहुत ज्यादा टोल जो है वो वहां से गुजरने के लिए देना पड़ेगा। और हमें नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया की नाराजगी यूएई के साथ ऑलरेडी, पहले यमन के मामला थे, सूडान के मामला थे, सोमालीलैंड के मामला थे, अब ओपेक के साथ जो एग्जिट हुआ है उसके अंदर हमें एक इंटरनल रिफ्ट भी नजर आ रहा है। तो ये ममालिक भी करीब होना शुरू हो गए ईरान के। 6 कॉल सऊदी अरब के साथ हुई हैं, 5 कॉल्स ओमान के साथ हुई हैं और 2 मीटिंग्स हुई हैं, 5 कॉल कतर के साथ हुई हैं। यूएई के साथ एक दफा बात हुई है, वो भी बहुत पहले बात हुई थी। बहरेन और कुवैत का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो बात सारी ये है कि ईरान अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा सऊदी अरब के साथ अलायंस करके और कतर के साथ अलायंस करके, और अभी मामला हल हो चुके हैं। आपको नजर आ रहा है फैसल बिन तुर्की जो जो फैसल हैं उनके सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो बात की है और हुज्जाज के मामले में भी नजर आ रहा है कि ईरानी हुज्जाज वहां पे गए, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिला है। तो सऊदी अरब ये बात समझता है और सऊदी अरब अपने आप को फिक्स कर लेगा इस चीज के अंदर। कुवैत, यूएई और बहरेन तो मुझे नहीं लगता कि इस इक्वेशन के अंदर किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। अगर कल को सऊदी अरब भी इंक्लूड होता है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर सऊदी अरब की तरफ से दोबारा, अगर वो जो F-16 मैंने आपको बताया कि जो 12 F-16 यहाँ पे आए हैं कुछ दिनों में, अगर वो दोबारा हमला होता है, सऊदी अरब की जमीन इस्तेमाल होती है, तो मुझे लगता है कि दोबारा हमला सऊदी अरब पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब इम्यून हो गया है। ये ऑप्शन सऊदी अरब के पास है कि वो बेसिस दे या ना दे अमेरिका को, क्योंकि हमें नजर आया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जब हो रहा था तो मना कर दिया था सऊदी अरब ने कि वो बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बाद में खबर और है कि उसके बाद उन्होंने बैन लिफ्ट कर लिया। यस, तो उनके ऊपर आप बैन लिफ्ट कर लिया। आप देखते हैं क्या होता है। अगर हमला होता है तो दोबारा ईरान स्ट्राइक करेगा, मुझे लग रहा है, अगर दोबारा बड़ी जंग होती है। और अगर सऊदी अरब जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ईरान हर किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। ओमान के ऊपर, तुर्की के ऊपर, अजरबैजान के ऊपर ईरान ने अटैक नहीं किया, बिला वजह अटैक नहीं करता। अगर करेगा तो देख लेते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया जॉन भाई। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त अमरीकी सदर जो है वो चीन में मौजूद हैं और उनकी चीनी सदर से मुलाकात होगी। तो मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि ईरान और अमेरिका इसराइल जंग का कोई हल निकल आएगा। अगर हल नहीं निकलता तो फिर हालात शायद मज़ीद ख़राब हों। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।